Hello guys, welcome back to Stopgap Solutions. So, our today's video is the continuation of our last part जिसमें हमने लैंग्वेज और लिटरेचर पढ़ा था इन एंशियंट इंडिया. सो इस सेक्शन में हम लैंग्वेज लिटरेचर वाला पार्ट कवर करेंगे इन medieval as well as modern India. So, let's go guys. So, yeah, here in medieval India. सो एंशियंट हमने यहाँ तक कवर कर ही लिया था. यहाँ पे साउथ में तमिल लिटरेचर चल रहा था, संगम लिटरेचर जिसको हम कह रहे थे, और संस्कृत में हमारा अपभ्रंशा चल रहा था. एंड देन यहाँ पे इस टाइम पीरियड के बीच में कुछ रीजनल भी चल रहा था एंड कुछ जो अदर जो पिछला वाला कंटिन्यूएशन था एंशियंट का वो भी कंटिन्यू था. सो यहाँ पे अरेबिक, साउथ रीजनल, पर्शियन, उर्दू, खड़ी बोली, रीजनल, नॉर्थ, संस्कृत एंड हिंदी. तो ये सारा जितना भी है ओवरऑल इट वाज देयर. एंड उर्दू या गाइस, सो मोस्टली वी डोंट नो व्हाट इज उर्दू. सो पर्शियन और खड़ी बोली जो हमारे यहाँ बोली जाती है उसको जब हम कंबाइन कर देते हैं सो दैट मेक्स आर उर्दू. ओके गाइस, सो साउथ में हमारा हमने देखा कौन कौन सा चलेगा, तमिल एंड अदर्स, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम. एंड नॉर्थ में हमारा हिंदी चलेगा, खड़ी बोली चलेगा, दिल्ली और उसके आजू बाजू वाले एरिया में. सो मेजर ट्रेंड्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर इन मेडाइवल टाइम्स, उसके ट्रेंड्स हम देख लेते हैं. संस्कृत एज अ मेजर लैंग्वेज एंड लिटरेचर बेस्ड ऑन दिस lost relevance in medieval times because of the rise of vernaculars and the Persian as the main language under Islamic rule. अब गाइस क्योंकि वैसे भी संस्कृत थोड़ा सा कम ही होने लग गया था क्योंकि इट वाज हार्ड टू अंडरस्टैंड एंड हार्ड टू स्पीक आल्सो एट दैट टाइम बैक आल्सो. बहुत ज़्यादा हमारा जो लोग है जैसा हमने एंशियंट में भी पढ़ा था जो कॉमन लोगों का लैंग्वेज था दैट वाज पाली एंड प्राकृत गाइस, जिसकी वजह से बुद्धिज्म और जैनिज्म इन्हीं दो में लिखे गए थे. सो अभी क्या हुआ, संस्कृत का थोड़ा सा डिक्लाइन फेज चलने लगा. पहला तो क्योंकि संस्कृत ऑलरेडी डिक्लाइनिंग था, सेकंड इस्लामिक इन्वेशन जो हुआ उसकी वजह से संस्कृत फिर से डिक्लाइन करने लगा. वेट अ मिनट गाइस. सो या then literature in Sanskrit is limited and most brilliant examples of Sanskrit literature is Ras Tarangini written by Kalhan in 12th century AD. So जो भी संस्कृत का लिटरेचर बहुत लिमिटेड रह गया था, हाँ, लेकिन जो उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमको मिल जाता है मिडाइवल में 12th century AD में, दैट इज रास तरंगिनी जो हमारे कल्हण ने लिखी. दैट रास तरंगिनी इज द ओनली प्योर हिस्टोरिकल टेक्स्ट रिटन बिफोर द इस्लामिक रूलर्स. अब जैसा कि हमको पता है कि 12th के बाद में हमारा दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाता है एंड देन मुगल रूल स्टार्ट हो जाता है. तो उस टाइम से पहले जो लिखी गई थी एक प्योर हिस्टोरिकल टेक्स्ट था राज तरंगिनी. दिस इज द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर फ्रॉम एंशियंट टाइम्स एंड दिस इज इन वर्स फॉर्म. वर्स मीन्स सिंगिंग फॉर्म. Then rise of Hindi as a major language in North India and a gradual development of literature and its development represent two broad phases. अब हिंदी का धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा था, वो दो फेजेस में हुआ. पहला जो फेज था 8th सेंचुरी से 14th सेंचुरी, सेकंड फेज था 14th से 17th सेंचुरी. Then phase 1 is the phase of Hindi heroic poetry and phase 2 is the phase of Hindi भक्ति लिटरेचर. तो पहले फेज में जो हमारा 8 से 14 तक चला उसमें तो हीरोइक पोएट्री चला. ठीक है, हीरोइक मतलब एक हीरो होता है जिसका हम प्रेज करते हैं, उसी के बारे में लिखते हैं. एंड सेकंड जो हमारा फेज चला था दैट वाज फ्रॉम 14 टू 17 सेंचुरी. तो इसमें हमारा भक्ति लिटरेचर ज्यादा डेवलप हुआ, ज्यादा फ्लरिश हुआ. Then Persian emerged as a major language under Islamic rule and it was a court language also. अब जैसे कि हमारा इसके बाद में 12th के बाद में हमारा इस्लामिक इन्वेजन स्टार्ट हो गया था, तो उनके अंडर में जो कोर्ट लैंग्वेज जो था दैट वाज पर्शियन. सो द संस्कृत was कपास ऑफ पर्शियन लिटरेचर. सो जो इसकी वजह से जो क्योंकि पर्शियन हमारा कोर्ट लैंग्वेज हो गया था तो उसकी वजह से पर्शियन का राइज ज्यादा होने लगा गाइस, क्योंकि जो चीज कोर्ट में जैसे किंग के दरबार जो होते थे उनमें यूज की जाएगी तो उसको ऑटोमेटिकली बाकी जगह पे डेवलपमेंट हो ही जाएगा. पर्शियन लिटरेचर हैज मेनी फॉर्म्स लाइक पोएट्री, प्रोज, हिस्ट्री राइटिंग्स एंड ट्रांसलेशन. सो बेसिकली जो भी चीजें थी वो इसी लैंग्वेज में लिखी जाने लगी. जो पोएट्री थी वो भी, प्रोज वगैरह जो हिस्ट्री लिखी जाती थी वो भी सेम लैंग्वेज में लिटरेचर में. एंड जो पहले से जो हमारा लिटरेचर अवेलेबल था भी पाली, प्राकृत और संस्कृत लिटरेचर में, तो उसको भी हमने ट्रांसलेट कराना शुरू कर दिया था यहाँ पे. मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म वॉज हिस्ट्री राइटिंग. द सल्तनस ऑफ द मुगल किंग्स पैट्रोनेज्ड दिस. सम इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री वर्क. अब कुछ इंपॉर्टेंट हिस्ट्री वर्क हम देख लेते हैं. आईने अकबरी जो अबुल फजल ने लिखी थी मुगल्स के टाइम पे. तारीख फिरोज शाही बाई जियाउद्दीन बर्नी ड्यूरिंग सल्तनत टाइम. Some important personalities who contribute to develop of Persian literature were, सबसे पहले तो हम अमीर खुसरो जिनके बारे में हम ऑलरेडी बहुत सारा पढ़ चुके हैं.
देन जियाउद्दीन बर्नी, ये हिस्टोरियन थे. फैजी, ग्रेट पर्शियन पोइट अंडर अकबर. अबुल फजल, ये हिस्टोरियन थे. Arabic was confined to high scholarly circles, and there are Arabic works and both by foreign translator and इसके एग्जाम्पल जो है एतुब उल हिंद. सो बेसिकली हम यहाँ कहना चाह रहे हैं कि जो जैसे कि पहले हमारा क्या हुआ था, संस्कृति बहुत स्कॉलर्स टाइप के लोगों के बीच में फेमस होके रह गया था, ऐसे ही अरेबिक जो था, पर्शियन तो हमारा कोर्ट लैंग्वेज बन गया था, उसको आप छोड़ दीजिए, लेकिन जो अरेबिक था वो काफी जो स्कॉलर्स क्लास का जो लोग थे उन्हीं के बीच में रह गया था, जिसमें आपके एक एग्जाम्पल है एतुब उल हिंद, जिसको अल बरूनी ने लिखा है. ये अर्ली मिडाइवल पीरियड का है, जिसमें आपको इंडिया का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा. देन रहला बाय इब्न बतूता ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड. अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इब्न बतूता किसके टाइम पे आया था, क्योंकि हम इसको पहले पढ़ चुके हैं. नाउ उर्दू इमर्ज्ड एज अ हाइब्रिड लैंग्वेज इन 13th-14th century in North India, but its literary form developed in Deccan. So उर्दू जो था, जो मैंने आपको बताया कि जो हमारी खड़ी बोली थी हमारे यहाँ की नॉर्थ साइड की, और प्लस पर्शियन प्लस खड़ी बोली, तो उनको मिला के जो उर्दू बना वो डेवलप होने लगा था 13 to 14th सेंचुरी में. लेकिन जिसका लिटरेरी फॉर्म था, जिसमें लिटरेचर लिखे जाने थे, वो हमारा डेक्कन में डेवलप हुआ अंडर बहमनी किंगडम. Further development of Urdu took place in the north in 17th-18th century, and two important centers were Delhi and Lucknow. So, Urdu के दो important center बने, दिल्ली और लखनऊ. 18th century were the culmination of development of Urdu literature, particularly under Urdu poetry. और इसमें दो इम्पोर्टेंट नाम है हमारे, मोहम्मद रफ़ी सौदा, मीर तकी मीर. रीजनल फॉर्म ऑफ लिटरेचर ऑल्सो डेवलप ड्यूरिंग मिडाइवल टाइम्स बोथ इन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया. अब जैसा कि हमारा पर्शियन डेवलप हुआ, उर्दू डेवलप हुआ और हमारा अरेबिक डेवलप हुआ, उसी के साथ साथ हमारा रीजनल फॉर्म भी डेवलप हो रहा था, दोनों नॉर्थ और साउथ इंडिया दोनों जगह. इन नॉर्थ इंडिया असमीज, बंगाली, ओडिया, गुजराती, ये मेन फॉर्म्स थे, और नीचे के साइड हमारे साउथ के साइड में दक्कन एंड Marathi, Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam. So trends of bhakti both in south and north contributed to the development of regional language and literature. अब भक्ति जो ट्रेंड चला था, भक्ति मूवमेंट जिसको हम कह सकते हैं, तो उसकी वजह से जो लिटरेचर का डेवलप हो रहा था, लैंग्वेज और लिटरेचर का जो डेवलप हो रहा था, वो रीजनल उसमें होने लगा था. Rise of Bhakti literature in regional languages and in Hindi is an important development in medieval times, representing a vast body of literature. तो कुछ इंपॉर्टेंट हम देख लेते हैं, जिसमें रामचरितमानस है, तुलसीदास ने लिखा. सूरसागर बाय सूरदास. ज्ञानेश्वरी बाय ज्ञानेश्वर. बीज जो दोहे होते हैं कबीर के. कवितावली बाय तुलसीदास. पद्मावली बाय मीराबाई. ब्रह्मगीत बाय सुद्रस. हाइम्स ऑफ गुरु नानक जी के जो गीत है, हाइम्स जिनको हम कहते हैं, और विनय पत्रिका बाय तुलसीदास. सो गाइस ये सब आप प्लीज याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसमें से. वन मोर इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ लिटरेचर विच इमर्ज्ड इन मिडाइवल टाइम्स वाज सूफी लिटरेचर. जैसे भक्ति लिटरेचर स्टार्ट हुआ था ना गाइस, इन द सेम वे इस्लामिक हम इसको कह सकते हैं, सूफी लिटरेचर भी स्टार्ट हुआ था, विच वाज इन पर्शियन, उर्दू, हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज. तो सूफी लिटरेचर इज अ प्रोडक्ट ऑफ सेइंग्स ऑफ सूफी संत. जो सूफी संत हमारे होते थे, जो वो कहते थे, उसी को लिख लिया जाता था इन द सेम लैंग्वेज एंड लिटरेचर. सो इसके कई फॉर्म्स हैं: नैरेटिव पोएम्स, शॉर्ट बुक्स ऑन स्पेशल टॉपिक्स, डिस्कोर्सेज एंड सेइंग्स ऑफ सूफी सेंट्स, बायोग्राफी ऑफ सूफी सेंट्स, कलेक्शन ऑफ लेटर्स ऑफ सूफी सेंट्स. इन फॉर्म्स में जैसे वो कुछ कह रहे हैं, वो आपको कुछ बता रहे हैं, उन्होंने कुछ गाया, कुछ पोइट्री किया, या उन्हीं की बायोग्राफी हमने लिख दी, तो दैट होल कलेक्शन वाज नोन एज सूफी लिटरेचर. So during medieval times, several travelers visited India from many parts of the world. ये तो हम जानते ही हैं कि शुरू से ही हमारे इंडिया में ट्रेवलर्स आते रहे हैं डेवलप उसको घूमने के लिए. सो यहाँ पे भी मुगल टाइम पे भी, मेडाइवल टाइम पे भी वो लोग आते रहे थे, तो उन्होंने लिखा, जो लिखा उसको लिटरेचर में डेवलप हो गया. सो उसके एग्जांपल्स हैं अल बरूनी अफगानिस्तान, इब्न बतूता फ्रॉम मोरक्को, एंड निकोलो कॉन्टी फ्रॉम वेनिस इटली. Abdul Razak from Persia, Domingo Pais, he was a Portuguese, same Barbosa, then Marco Polo, Venice, Ralph Fitch was an Englishman, William Hawkins, English, Bernier, French. So they visited during different times and different regions. So they wrote on India what constitute the traveler's account and which were important source of history of medieval times. Okay guys. सो यहाँ हमारा खत्म हो जाता है मिडाइवल टाइम्स वाला. एंशिएंट हम पहले कवर कर चुके हैं, एंड नेक्स्ट विल कंटिन्यू विद द लैंग्वेज एंड लिटरेचर इन मॉडर्न इंडिया.
So development of literature in modern period is characterized by the continuation of the literature trends which emerged in medieval times and evolution of their modern form. So जैसा कि हम जानते हैं कि जो एंशियंट में स्टार्ट हुआ था तो वो कुछ कंटिन्यू रहा मेडाइवल तक और वही कुछ कंटिन्यू रहा मॉडर्न में भी. इधर चेंज हो गया था बिकॉज ऑफ इस्लामिक इन्वेजन. सेम यहाँ भी कुछ कुछ चेंज हो जाएगा, उसको हम देखते हैं आगे. दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल रीजनल उर्दू एंड हिंदी. जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस होती थी, वर्निकुलर भी हम कह सकते हैं बट मोर इट वाज रीजनल. उर्दू, हिंदी सभी हमारा कंटिन्यू रहा मॉडर्न इंडिया में. अमॉन्ग दिस डेवलपमेंट इन सम आर नॉट वर्थली और वेरी सिग्निफिकेंट. कुछ ऐसा नहीं खास था, मतलब इनमें से कुछ का डेवलपमेंट उतना खास नहीं हो पाया जो हम बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट जिसका यूज हो. वन इज द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न उर्दू. एक जो था वो जो अच्छे से डेवलप हुआ दैट इज मॉडर्न उर्दू. In 18th century, there was a tremendous development in Urdu poetry. In 19, it reached its peak. So आपको सुना ही होगा आपने काफी सारी poetries जो उस टाइम 19th century में उर्दू में ही लिखी जाती थी. We say that Urdu is very like pleasant language. बहुत अच्छा लगता है उसको सुनने में, बोलने में. बहुत sweet language है. तो जितनी भी poetry लिखी जाती थी 19th century तक वो सब इसी में लिखी जाती थी. So it developed a bit more than other. The most outstanding पर्सनैलिटी इन 19th सेंचुरी उर्दू लिटरेचर मिर्जा गालिब. अब इनका नाम तो किसी ने ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ना सुना हो. Then Altaf Hussain Ali is known as the pioneer of the modern movement in Urdu in 19th century, popularly known as the father of modern Urdu poetry. You must remember this, Altaf Hussain Ali. In 20th century, Muhammad Iqbal emerged as the most outstanding personality in Urdu literature. Besides Iqbal, many others like Firaq Gorakhpuri, K.A. Abbas, Josh Mali Habdi, Shahir Ludhianvi, and etc. contributed to the Urdu literature. Then development of Hindi literature is also remarkable. In 18th century, Braj Bhasha was mostly used in poetry and Braj and Khadi Boli in prose. So basically जो ब्रज भाषा तो आपने काफी सुन भी रखा होगा, खड़ी बोली तो हम नॉर्थ साइड में सभी लोग बोलते हैं. तो इनका यूज ज्यादा होने लगा प्रोज में, पोएट्रीज में. In 19th century begins modern Hindi literature. An outstanding personality was Bhartendu Harishchandra. Okay guys, so ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हो जाएंगे हिंदी लिटरेचर के डेवलपमेंट में. 20th century witnessed a great number of personalities like प्रेमचंद, जयशंकर, सूर्यकांत. इनका तो हमने काफी नाम सुन रखा है और हमने अपनी सिलेबस बुक्स में भी इनकी पोएम्स आती रहती हैं. देन सुमित्रा नंदन, देन मिथिलेश शरण गुप्त, देन महादेवी वर्मा. ऐसे कई सारे लोग हुए जिन्होंने हिंदी लिटरेचर को डेवलप किया. देन रिमार्केबल डेवलपमेंट आल्सो टुक प्लेस इन बंगाली लिटरेचर. In 18th century, verse was dominant and prose was almost absent. So 18th century में जो बंगाली लिटरेचर डेवलप हो रहा था वहाँ पे वर्स ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया in comparison to the prose. So in 19th century witnessed development of Bengali prose and rise of Bengali periodicals, Bengali novels, Bengali plays, drama besides poetry. जैसे कि हम जानते हैं कि बंगाली इंटेलेक्चुअल सेंटर रहता है तो वहाँ पोइट्री के साथ साथ पोइट्री तो हो ही रही थी, उसके साथ साथ में नॉवेल्स, प्लेज, ड्रामा सब कुछ वहाँ पे लिखा जा रहा था. Some important names of 19th century, बंकिम चंद्र चटर्जी, इनकी बुक है आनंद मठ. देन मधुसूदन दास, ये हमारे कवि हैं, पोइट हैं. ईश्वर चंद्र विद्यासागर, नोन एज द फादर ऑफ बंगाली लिटरेरी प्रोज. दीनबंधु मित्र, ये हमारे ड्रामेटिस्ट हैं, इनका ड्रामा नील दर्पण बुक है. देन विवेकानंद प्रेजेंटेड फिलोसफिकल मोरल लिटरेचर. So rise of रविन्द्रनाथ टैगोर and he contributed to many forms. जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो है हमारे, उन्होंने काफी सारी चीजों में कंट्रीब्यूट किया, जैसे कि पोइट्री, गीतांजलि जिसको नोबेल प्राइज मिल चुका है, और शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल्स एंड ड्रामाज आल्सो. So in 20th century some other name also important as शरद चंद्र चटर्जी, जो नोवेल जिन्होंने लिखा पत्थरदाबी. देन विभूति भूषण बंदोपाध्याय, जिनके नॉवेल हैं पत्थर पंचती, अपराजिता. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो लिया गया था हमारे तेलुगु लिटरेचर में इन 18th century was a century of considerable decade in the Telugu literature, and in first half of 19th century major form of Telugu was poetry. So basically starting में 18th century में तो काफी ज्यादा इधर काम नहीं हुआ तेलुगु लिटरेचर में, लेकिन जो फर्स्ट हाफ ऑफ 19th century था उसमें जो मेजर फॉर्म था तेलुगु लिटरेचर डेवलपमेंट का वो था पोइट्री. And in second half of 19th century, rise of modern Telugu literature, and the person who's known as the pioneer is K. Virsalingam. So Virsalingam created modern models for novels, plays, stories,
and biography, journalism, essay, and whatnot. So in 20th century, the first half was the brilliant phase and there took place all around progress in Telugu literature. So great contribution during this time was made by G.V. Ramamurthy Bantulu. Guys ये नाम हमको याद रखने हैं, जैसे कि हमारा तेलुगु लिटरेचर में ये नाम था वीर शिवालिंगम, वीर सनलिंगम, उनके अलावा हमारा नाम है G.V. Ramamurthy Bantulu. The lyrical poetry reached the highest degree of excellence and there was good progress in dramatic literature also. So आपका पोइट्री भी डेवलप हो रहा था और ड्रामेटिक लिटरेचर भी डेवलप हो रहा था. Development is also remarkable in Tamil literature. 18th century was a period of decay. So, 18th century जैसा कि हम देख रहे हैं कि सदर्न में चाहे वो तेलुगु लिटरेचर तमिल लिटरेचर कुछ भी हो उसका पीरियड बहुत अच्छा नहीं था, स्टैग्नेंट फेज था. लेकिन 19th सेंचुरी अर्ली 19th सेंचुरी में लेटर फेज में भी तमिल और तेलुगु दोनों काफी ज्यादा डेवलप हुए, बोथ इन पोइट्री एंड ड्रामा ऑल्सो. In 20th century, there was a great burst of poetry which shows the impact of growing Indian nationalism. So guys, उस टाइम पे तो हर जगह इंडियन नेशनलिज्म का ही फेस था. So same here also. So Subramanyam Bharati represent the Tamil Renaissance and he contributed to devotional lyrics and patriotic songs. And second most important name is the Bharti Dasa. He was also known as the poet of revolution. C. Rajagopalachari contributed to development of modern Tamil prose. Modern India witnessed development of a new language and literature that is English. So guys, जैसे कि ancient से हमारा मॉडर्न medieval आया था तो हमारा इस्लामिक इन्वेजन की वजह से चेंजेस हुआ. सेम गोज विद द मॉडर्न. यहाँ पे हमारे जो ब्रिटिशर्स आए थे उनकी वजह से हमारा चेंज हुआ, वो था इंग्लिश, इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश. There emerged several Indian writers who contributed to several forms of Indian literature. In 19th century, Raja Ram Mohan Roy, Henry Vivian Derozio, Kashi Prasad, then Michael Madhusudan Dutt and Taru Dutt are the important names in English literature in 19th century. ये सब नाम हमको थोड़ा थोड़ा याद रख लेना है. In 20th century, during the British period, first half में three names are important. सबसे पहला है हमारा अरविंद घोष, उन्होंने एपिक लिखा था सावित्री, प्रोज लिखा लाइफ डिवाइन. देन सरोजनी नायडू जिन्हें हम नाइटेंगल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, और आर एन टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर. तो ये नाम भी हमको बहुत अच्छे से याद रख लेने हैं. Besides, some nationalistic leaders also contributed like Jawaharlal Nehru, glimpse of world history or discovery of India. Then later in 20th century emerged many important names who gave word to very rich literature. उनमें से कुछ कुछ नाम है जो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किए हैं, like मुकुल राज आनंद, आर के नारायणन, Raja Rao, Niraj C. Chaudhary. In 20th century, some women also contributed tremendously apart from Sarojini Naidu. Sarojini Naidu के बारे में तो हम सभी जानते हैं guys. उनके अलावा अरुंधति रॉय, कमला मार्कंडे, शोभा डे और नयनतारा सहगल. So इनका भी नाम हमको याद रखना है in the field of development of literature, modern literature. So the contemporary trend in Indian literature, that is after independence, particularly 1990s and onwards, show many new trends like अभी जो एकदम contemporary है, जो बिल्कुल modern है, उसमें ज़्यादा जो डेवलपमेंट है that is socially conscious writing, thematic depiction common people, urban life highlighting social problem, crisis, crimes, etc. and trend of Indianization. So पहले जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ था हमारा मिडाइवल से मॉडर्न, जो इंग्लिश जो ब्रिटिशर्स के आने की वजह से हमारा स्टार्ट हो गया था, सो वो अभी दोबारा से बैक टू इंडियनाइजेशन स्टार्ट हो गया इन द कंटेम्प्रेरी पीरियड. इसमें हमारा इंडियन वर्ड्स हाईली यूज्ड इन इंग्लिश एंड मैनी आर गेटिंग एस्टेब्लिश्ड इन डिक्शनरीज ऑल्सो. सो ये आपने काफी देखा होगा कि हमारे ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो हिंदी में यूज करते हैं, बट लेटर दे आर ऑल्सो एडेड टू द वेस्टर्न डिक्शनरीज. So this one is for this session was enough for your language and literature part for all three, like ancient, medieval and modern. आप इसको एक दो बार देखिए guys, रिवाइज कीजिए and you'll never forget this. So thanks for watching, and if you feel this session was worth watching, please comment, like, share and subscribe. Thank you so much.